वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। अकमा गेम सीरीज की वीडियो को आप जो सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसी सपोर्ट के बल पर आज हम पहुंच चुके हैं इस सीरीज के सीजन 1 के फाइनल पार्ट यानी पार्ट 4 पर। और पिछले 3 पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर जरूर देख लीजिए, तब जाकर इस पूरी सीरीज का मजा आप लूट पाएंगे। वह तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि तिरुसा ने निक की सीक्रेट जगह से उसकी 50 मैजिकल चाबियां चुरा ली थी, लेकिन बाद में उसने पाया कि बैग में एक भी चाबी नहीं है। तिरुसा ने फिर अपनी मैजिकल चाबी के द्वारा डीमन को बुलाया और उससे पूछा कि यह कैसे हुआ सब कुछ। तब डीमन ने बताया कि सुनो, इन मैजिकल चाबियों को तुम तभी पा सकोगे जब इन चाबियों का ओनर खुद तुम्हें ये चाबियां देने के लिए मान जाएगा, वरना तुम जितनी भी बार इनको चुरा लो ये फिर उसके पास लौट जाएंगी। एंड तब जाकर तिरुसा ने रियलाइज किया कि निक जोर जबरदस्ती से किसी की चाबी छीन नहीं सकता, इसीलिए वो इस तरह के गेम खिला रहा है ताकि हारने वाला अपने आप अपनी मैजिकल चाबी उसके हवाले कर दे। और इन गेम्स में जो जीतेगा उसके पास बाकियों की चाबियां होंगी। फिर उस विनर को निक के बॉस के साथ खेलना होगा, क्योंकि बॉस एक्सपर्ट है, तो वो विनर को हरा देगा और फिर इन सब की चाबियां निक और उसके बॉस को मिल जाएंगी। दोस्तों, ये है इनका प्लान। दूसरी ओर थॉमस और मिशा बेन और चार्ल्स के साथ जो क्ले गेम खेल रहे थे उसमें बदकिस्मती से मिशा और थॉमस हार रहे थे। आखिरी राउंड होने वाला था और इस बार तो थॉमस और मिशा को जीतना होगा, इसीलिए थॉमस ने इस बार अपने सुपर पावर का इस्तेमाल किया था जो उसने पहले कभी नहीं किया होता। और तब उसके सामने एक मैजिकल चक्र बना था और तब 2 अमानुष्य हाथ थॉमस के दोनों तरफ आए थे। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि अपने सुपर पावर को यूज करने के बाद थॉमस एकदम चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर बेहोश हो गया था। तब उसे अपने पास्ट के बारे में एक इल्यूजन आता है जिसमें थॉमस रोज की तरह अपने काम से घर लौटता है और वहाँ पर उसकी माँ और बहन खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी होती हैं। ये देखकर तो एक पल के लिए थॉमस फूट फूट कर रोता है। अब दोस्तों, गेम में चार्ल्स ने जो मिट्टी का मॉडल बनाया था ना, उसमें थॉमस ने कुछ चेंज किया था और अब बेन को पता लगाना है कि थॉमस ने उस मॉडल में क्या चेंज किया था। तो वो दरवाजे के अंदर जाता है तो न जाने कहां से उसकी वाइफ और बच्चा वहां पर आ जाते हैं, हालांकि वो जापान में कहीं और रह रहे थे। बेन तो चौंक कर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। थोड़ी देर में बेन दरवाजा खोलकर बाहर आता है और बताता है चार्ल्स ने मिट्टी से कमाल का फोटो बनाया था, लेकिन थॉमस ने उसे कोई और फूल का रूप देने की कोशिश की थी। थॉमस दोस्तों चौंक जाता है कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी इस गेम में बेन जीत गया। एंड यहाँ पर तो थॉमस को विश्वास ही नहीं होता कि इसको कैसे पता चल गया। वो बेन पर गुस्सा होता है कि मैं अपने सुपर पावर से तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को यहाँ ले आया, क्या उन्हें देखने के बाद भी तुम्हारा ध्यान जरा भी नहीं भटका। बेन कहता है कि मेरा ध्यान क्यों भटकने लगा भला, मेरा मकसद सिर्फ ये गेम जीतना है और इसे जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने अपनी सुपर पावर से अपनी वाइफ और बच्चे को गायब कर दिया, ताकि जब तक मैं गेम खत्म ना कर लूं मैं उन्हें देख ना पाऊं। थॉमस तो गुस्से में रोने लग जाता है कि मैंने अपने परिवार को खो दिया और आज तक उनके बिना मैं अकेला इस दुनिया में भटक रहा हूँ। तुम्हारा परिवार तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर भी तुम उनको अनदेखा कैसे कर सकते हो। तुमने अपनी पत्नी से प्यार के 2 शब्द नहीं बोले, कैसे आदमी हो तुम। इस तरह थॉमस अपने मन का सारा दुख गुस्से के रूप में बेन पर निकाल रहा होता है। फिर क्या था दोस्तों, गेम हारने की वजह से थॉमस अपनी सारी मैजिकल चाबियां बेन को देकर कोने में बैठ जाता है। पर मिशा बहुत प्यार से उससे बात करती है कि मुझे पता है तुम अपने दिल पर कितना बोझ लिए बैठे हो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर करो, जी भर के कर लो। तब ये सुनकर थॉमस बहुत ही इमोशनल होकर रोने लग जाता है। दोस्तों, यहाँ दूसरी ओर दिखाते हैं तो तिरुसा पहले तो निक के गोडाउन से बचकर भाग गया था और मौका पाकर दोस्तों माइकल भी वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तभी वो निक और उसके आदमियों को देखता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वहाँ पर लगता है निक अपने बॉस से मिलने के लिए आया है जो चाइना से जापान आया और फिर एक बोट पर वो इस आइलैंड में पहुंच गया है। फिलहाल तो दोस्तों हमें उस बॉस का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि उसका चेहरा देखकर माइकल पता नहीं क्यों चौंक गया था। एंड वो तुरंत ही बंगलो आ जाता है। यहाँ तिरुसा और यूकी को पता चलता है कि थॉमस गेम हार गया और उसकी सारी चाबियां अब बेन के पास है। थॉमस तिरुसा से कहता है कि यार अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं बची और ना ही कोई चाबियां बची हैं। तिरुसा भी हंसकर कहता है कि मेरे पापा का जब कत्ल हुआ था तो मुझे जितना दुख था उससे कई ज्यादा दुख तुम्हें तब हुआ होगा जब तुम्हारी माँ और बहन का कत्ल हुआ था। तुम्हारे इमोशंस को मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी लाइफ में वही सब फेस किया है जो तुमने किया है। तुम्हारी ताकत है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जो मैंने हर गेम में देखा है। हार भी जाते हो तो मजे से हंस खेल कर हारते हो, इसलिए चाबियों की फिक्र मत करो। तुम्हारे जैसे कॉन्फिडेंट दोस्त की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। वैसे निक इस दुनिया का पूरा रूप बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है। ये सुनकर दोस्तों चार्ल्स और बेन चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि इन गेम्स में जो जीतेगा उन्हें सारी चाबियां मिलेंगी। पर अब तिरुसा बताता है नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर तुम सारे गेम्स जीत भी गए
और यहाँ की सारी चाबियां तुम्हें मिल भी गई तब भी तुम यूं ही चाबियां लेकर घर नहीं जा सकते। तुम्हें उन सारी चाबियों को दांव पर लगाकर निक के बॉस के साथ गेम खेलना होगा और वहाँ पर तुम्हारी हार निश्चित है। अगर ऐसा हो गया तो तुम सब लूजर्स होंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा? कुछ नहीं। तभी दोस्तों माइकल की एंट्री होती है जो कहता है उसका जवाब मेरे पास है। मैं गोडाउन से बाहर आ रहा था तो वहाँ पर प्लेयर्स का दूसरा ग्रुप था जो हमारी तरह ये गेम्स खेल रहा था। वहाँ पर गेम्स हारने वालों को निक ने फांसी पर लटकाया हुआ था और शायद हमारे साथ भी वो यही करने वाला है। यही नहीं, निक का बॉस भी यहाँ पर आ चुका है और जानते हो वो कौन है? दोस्तों वो कुछ आगे बताता पर इतने में निक अपने आदमियों के साथ आ जाता है और कहता है क्यों माइकल, जो मैं कहने वाला था वो सब तुमने इनको बता दिया है क्या? खैर मेरा बॉस तुमसे मिलने आया है। और तब होती है दोस्तों एंट्री निक के बॉस की, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, खासकर तिरुसा, क्योंकि ये बॉस कोई और नहीं तिरुसा के पापा हैं। दोस्तों पापा, यार ये मरा नहीं था क्या? यही सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। यार वैसे मुझे तो लगा था कि शायद तिरुसा का अंकल रियान बॉस होगा, लेकिन ये तो एक कदम आगे वाला ट्विस्ट हो गया भाई। एंड इस पार्ट की खासियत ये है दोस्तों कि यहीं पे कई सवालों के जवाब रिवील होंगे, जैसे कि आखिर तिरुसा के पापा इस गेम में कैसे और क्यों आए, उसने अपने ही बेटे को ये यकीन क्यों दिलाया कि वो मर चुका है, और जो शुरुआत में भला आदमी था वो निक के साथ कैसे जुड़ा, वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निक की बात सुनकर चार्ल्स भड़क जाता है कि मुझे पता है तुम लोग लूजर्स को फांसी पर लटका दोगे, मुझे ऐसे नहीं मरना, ना मुझे तुम्हारी मैजिकल चाबियां चाहिए और ना ही इस बॉस के साथ खेलना है, मुझे बस जाने दो। कहकर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निक के आदमी उसे गन पॉइंट पर चुप करा देते हैं। एंड अब तिरुसा अपने पापा से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है पापा, आपने मुझे धोखा क्यों दिया और आप इस खतरनाक आदमी के बॉस कैसे बन गए? पापा कहते हैं कि बेटा वो तो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। एंड दोस्तों अगले सीन में दोनों एक जगह पर मिलते हैं और तब पापा बताते हैं कि ये सब 13 साल पहले शुरू हुआ था। तुम निक को जितना बुरा समझ रहे हो उतना बुरा वो है नहीं, असल में वो एक एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद एक दिन वो मुझसे मिलने आया एंड उसने मुझे मैजिकल चाबियों की कुछ किताबें दी और बताया कि ये दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। अगर दुनिया को सुधार की ओर लेकर जाना है तो हमें उन 100 मैजिकल चाबियों को इकट्ठा करना होगा। एंड दोस्तों उस समय पापा ने पूछा था कि बेटा दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे उन चाबियों को, और वैसे भी तुम मेरे पास क्यों आए हो? तब निक कहता है कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत दर्द सहा है, ऐसा ही एक इंसान नई दुनिया बना सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। दोस्तों वैसे निक ने ये क्यों कहा कि तुमने बहुत दर्द सहा है, ये फिलहाल नहीं बताया जाता। खैर पापा उसकी डील के लिए यहाँ पर मान गए और दोनों ने मिलकर दुनिया में बिखरे हुए 100 चाबियों को इकट्ठा करने का फैसला किया। एंड अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि तिरुसा पूछता है पापा कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, अपने ही बेटे को इस खतरनाक गेम में उतार दिया आपने, बताओ। पापा कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम कभी नहीं हारोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ गेम खेलो, अगर तुम जीत गए तुम भी मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। लेकिन यहाँ तिरुसा साफ इनकार कर देता है। दोस्तों पापा कहते हैं कि बेटा बाकी तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें बाकी प्लेयर्स को हराकर आखिर में मेरे साथ कम्पीट करना होगा, और ये कहकर पापा चले जाते हैं। दोस्तों तिरुसा के तो यहाँ पर जमीन धरती सब कुछ हिल जाती है, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, मतलब उसके पापा ने पूरी तरह उसे धोखा दे दिया। एंड वो जंगल के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर माइकल और मिशा तिरुसा को ढूंढने लग जाते हैं। तिरुसा जंगल में एक जगह फिसल कर गिर जाता है और बेचारा बेहोश भी। सुबह होती है तो उसके पास थॉमस बैठा होता है और कहता है कि इस जंगल में किस चीज का आनंद लेने के लिए आ गए तुम, रात भर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तिरुसा भी कहता है कि यार मेरा एक ही लक्ष्य था, अपने पापा के कातिल से बदला लेने का, लेकिन जब पापा ही जिंदा है तो मेरा यहाँ क्या काम, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। अब बताओ यार मेरे पापा ने मुझे धोखा दे दिया और इतने साल मुझे अकेला जीना पड़ा, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। थॉमस कहता है कि भाई मैं बहुत अकेला पड़ गया था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ गेम खेलना शुरू किया तब से मैंने हंसना सीख लिया है। तुम्हारी समझदारी और ट्रिक्स को देखकर मैं दंग रह जाता था, और तुम्हें पता है मैं, माइकल और मिशा रात भर सोए नहीं है, तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे थे। हम सब तुम्हारे साथ हैं भाई, तुम्हें अब अपने पापा के लिए नहीं हम सब के लिए इस गेम को खेलना है और जीतना भी है। हम सबकी जान अब तुम्हारे हाथ में है यार, तुम्हें हार नहीं माननी है। दोस्तों यहाँ उसकी बातों को सुनकर तिरुसा के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो निक और अपने पापा के बनाए हुए इस खतरनाक और जानलेवा गेम को जड़ से उखाड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है। एंड जब दोनों बंगलों में लौटते हैं तो यूकी और मिशा उसे डांटती है और उससे लिपट भी जाती है कि कहाँ मर गए थे तुम, आइंदा बिना बताए कहीं मत जाना वरना गेम से पहले तुम्हारी जान ले लेंगे, हम समझ गए। तिरुसा भी कहता है ठीक है नहीं जाऊंगा, बड़ी खतरनाक लड़कियां भाई। फिर तिरुसा बहन से कहता है कि सुनो इस गेम का खात्मा करना होगा हमें, तभी हम सब यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। बहन पूछता है एक बात बताओ, क्या हम निक और तुम्हारे पापा से लड़ने वाले हैं? तिरुसा कहता है नहीं, तुम सिर्फ जॉन के साथ एक छोटा सा गेम खेलो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। दूसरी ओर दोस्तों गोडाउन में निक और तिरुसा के पापा की बात चल रही होती है
कि बहुत ही जल्द गेम खत्म होगा और एक विनर बचेगा। ठीक उसी वक्त हमारे प्लान के मुताबिक हम G20 पर मिलिट्री अटैक करेंगे और वहाँ के लोगों का सफाया कर देंगे। ये इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तिरुसा और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। निक तो उन पर भड़क जाता है कि गेम खेलने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो। तिरुसा कहता है कि तुम अपने मास्टर कंप्यूटर में देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ कंप्यूटर पर नेटवर्क एरर आता है। निक तो उस पर चिल्ला जाता है कि ये कैसे हो गया, क्या तुमने टावर ही तोड़ दिया। तिरुसा कहता है नहीं, उससे भी खतरनाक काम किया है मैंने। मेरे कहने पर बैन और जॉन एक छोटा गेम खेल रहे हैं। नॉर्मली जहाँ पर गेम होता है उस जगह को डीमन अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस बार मैंने डीमन से कह दिया कि इस गोडाउन के अलावा इस पूरे आइलैंड को वो अपने कंट्रोल में ले ले। इसी वजह से अब टावर भी उसी के कंट्रोल में है और जब तक उनका गेम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ना टावर काम करेगा और ना ही तुम्हारे कंप्यूटर में सिग्नल आएगा। अब मेरे साथ गेम खेलने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये कहकर तिरुसा एक दीवार पर अपनी मैजिकल चाबी काटता है तो वहाँ पर डीमन प्रकट होता है। दूसरी ओर दोस्तों, जैसा तिरुसा ने प्लान किया था, बैन और जॉन का गेम चल रहा है जिसका गेम मास्टर है एल्बा और इस गेम का नाम है जो भरेगा वो मरेगा। मतलब दोनों प्लेयर्स के बीच में एक बड़ा ग्लास जार, दोनों को उसमें पानी डालना है। आखिर में जो उसमें पानी डालकर उस जार को ओवरफ्लो करवाएगा वो होगा लूजर और दूसरा होगा विनर। वैसे ही बहुत ही सिंपल गेम है यार। एंड यहाँ डीमन तिरुसा के पापा से पूछता है कि इस गेम में अगर तुम जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। पापा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तिरुसा अपने पास्ट को भूलकर एक नई दुनिया बसाने में मेरा साथ दे। ठीक है, और तुम बताओ तिरुसा, तुम जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि निक और मेरे पापा तुरंत चाबियों के लिए हो रहे इस गेम को रोक दें और ये लोग जो खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन करवाने वाले हैं उस पर तुरंत रोक लगा दे ताकि किसी भी इंसान की जान न जाए। डीमन दोनों की बात मान लेता है एंड यहाँ तिरुसा को अपने पापा की वो बात याद आती है कि जो इंसान मैजिकल चाबियों पर कब्जा पा लेता है उसके अंदर लालच जन्म लेता है, लेकिन उस वक्त उसे सजा देने के बजाय अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो अपने आप लालच छोड़कर सुधर जाएगा। अब तिरुसा पापा से कहता है कि पापा, बचपन में आपने मुझे कितनी अच्छी बातें सिखाई थी, लेकिन अब आप खुद गलत रास्ते पे चल रहे हैं पापा, प्लीज ये रास्ता छोड़ दीजिए। पर अब पापा कहते हैं कि बेटा, तुम नहीं जानते कि मैंने जिंदगी में क्या खोया है। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा और तुम अपने आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। फिर पापा को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको देखकर तिरुसा और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह चौंक जाते हैं। निक भी हंसकर कहता है कि तुम्हारे पापा ने अब तक के गेम्स में बहुत सारे सुपर पावर्स यूज किए हैं जिसकी वजह से उनके दिमाग पर असर पड़ा है, लेकिन इस इंजेक्शन से उनके दिमाग पर पड़ा असर कम होगा और वो और अच्छे से सोचकर गेम खेल पाएंगे। पर दोस्तों इसी बीच तिरुसा देख लेता है कि उस इंजेक्शन का नाम थियोप्रोब है और अब गेम होता है शुरू और इस गेम का नाम है वर्ड इन्वेस्टिगेशन। डीमन समझाता है कि तुम दोनों को येलो, ग्रीन और ब्लैक कलर के 3 बॉक्सेस दिए जाएंगे। उन बॉक्सेस के अंदर तुम्हें अपनी मर्जी से कोई शब्द लिखने होंगे। उसके बाद बॉक्सेस बंद हो जाएंगे। अपोनेंट तुमसे कई सवाल करेगा जिसके आधार पर वो जवाब देगा कि उन बॉक्सेस में क्या लिखा है। जो तीनों शब्दों को ठीक ठीक गैस करेगा वही विनर होगा। हाँ, एक चीज है कि तुम लोग डायरेक्टली अपने फ्रेंड से मदद नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ 3 मूर्तियां हैं जो कि तुम्हारी लाइफलाइन होंगी। उनके जरिए तुम अपने किसी फ्रेंड से मदद मांग सकते हो। एंड दोस्तों अब दोनों प्लेयर्स अपने बॉक्सेस में शब्द लिखना शुरू करते हैं। पर न जाने क्यों यार तिरुसा को अचानक याद आता है कि जब भी थॉमस तिरुसा को देखने आता है तो हाथ में एक ब्रेड पैकेट लाता था। तो दोस्तों तिरुसा भी एक बॉक्स में लिखता है ब्रेड। फिर गैस करने का वक्त आता है, लेकिन उससे पहले पापा तिरुसा से कहते हैं कि गेम के रूल्स एक तरफ ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी मैं पॉइंट्स लूंगा तब तुम्हें मुझे कुछ चीजें देनी पड़ेंगी। पहले तो तुमने कान में जो स्टड पहन रखा है वो, और दूसरा तुम्हारी वॉच। असल में वो स्टड तुम्हारी माँ का था और वो वॉच मेरा। वो दोनों मेरी अमानत है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास्ट की सारी यादें मिटा देना चाहता हूँ, इसीलिए ये दोनों चीजें मुझे चाहिए क्योंकि वही तुम्हें अपने पास्ट की याद दिलाती है। तिरुसा भी जरा सोच समझकर आखिर में हाँ कर देता है। पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हारी भी ऐसी कोई मांग है तो बोल दो, पर तिरुसा कहता है मुझे आपकी किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, आप बस गेम शुरू कीजिए। पहले तिरुसा सवाल पूछता है कि क्या बॉक्स में किसी जीव जंतु का नाम है क्या। जवाब आता है कि 2 बॉक्सेस में जीव जंतु का नाम है और एक में नहीं। वो आगे पूछता है कि जिस बॉक्स में जीव जंतु का नाम नहीं है, क्या वो चीज इस दुनिया की शुरुआत से पृथ्वी पर है। इसका हाँ में जवाब आता है। तो तिरुसा पूछता है क्या वो चीज निक के गोडाउन में है। इसका हाँ में जवाब आता है। एंड दोस्तों इस पर थॉमस तिरुसा को इशारा करता है और तिरुसा अपनी एक लाइफ लाइन यूज करके थॉमस से जवाब मांगता है। तो वो तिरुसा को अकेले में बताता है कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी कुछ बातों में कमजोर पड़ जाता है और अपने आसपास की चीजों को क्लू के तौर पर छोड़ देता है। अगर कोई चीज दुनिया की शुरुआत से यहाँ पर है और वो भी निक के गोडाउन में है तो वो जरूर कोई पत्थर या पेड़ होगा। मतलब जिस बॉक्स में जीव जंतु नहीं लिखा है उसमें जरूर पत्थर लिखा होगा। तिरुसा वापस गेम में आकर कहता है कि मेरे गैस के अनुसार एक बॉक्स में पत्थर लिखा है।
और थॉमस सही था दोस्तों, वाकई में उस बॉक्स में पत्थर ही लिखा था। इस तरह तिरुसा एक पॉइंट जीत जाता है। फिर पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बॉक्सेस में जीव जंतु के नाम हैं? जवाब आता है कि 2 बॉक्सेस में जीव जंतु हैं और एक में नहीं। ठीक है, जिस बॉक्स में जीव जंतु नहीं है, क्या उसमें किसी फूड आइटम का नाम है? इसका हाँ में जवाब आता है। हीरो पूछता है क्या उस फूड का दाम 10 येन से ज्यादा है? इसका भी हाँ में जवाब आता है। एंड दोस्तों पापा गैस कर लेते हैं कि ये जरूर किसी स्नैक का नाम होगा, लेकिन जापान में इतने सारे स्नैक्स बनते हैं कि एक का नाम गैस करना बड़ा मुश्किल। पर पापा को पक्का यकीन है कि तिरुसा ने जरूर ऐसा कोई फूड लिखा होगा जो थॉमस को पसंद है। वो अपने सुपर पावर की मदद से किसी की मेमोरी में घुस सकता है। तो दोस्तों वो थॉमस की मेमोरी में घुसकर पता लगाता है कि वो ज्यादातर क्या खाता है। एंड तब उसे पता चल जाता है कि वो ब्रेड बहुत खाता है। वो कहता है कि ठीक है, उस बॉक्स में ब्रेड लिखा है, जो कि एकदम सही जवाब। एंड इस तरह पापा को भी मिल जाता है एक पॉइंट। वो तिरुसा से कहता है कि तुम मुझे विलन समझ रहे हो, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो बेटा। तुमने मोरिको की जान ली है, याद है ना? तिरुसा गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैंने उसकी जान नहीं ली थी। हाँ, तुमने डायरेक्टली उसकी जान नहीं ली थी, लेकिन उसके साथ गेम खेलते वक्त तुमने उसकी ऐसी इंसल्ट की कि वो डीमन से ये कह बैठा कि अगर मैं हार गया तो यहीं पर मेरी जान ले लो। और गेम में तुम जीत गए और तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन डीमन चुप थोड़ी न रहने वाला था, उसने मोरिको की जान ले ली। ये सुनकर दोस्तों तिरुसा गुस्से में डीमन को देखता है और डांटता है कि मैंने तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दिया और उस दिन पूछा भी था क्या तुमने मोरिको को मार डाला, पर तुमने तो मदर प्रॉमिस किया था कि नहीं, मैंने उसकी जान नहीं ली। तुम भी पापा की तरह झूठे निकले। पर डीमन कहता है देख बेटा, हम डीमंस को लोगों की जान लेना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उसी वक्त तुम्हें सच बता देता तो तुम आगे के गेम्स नहीं खेलते, इसलिए मैं तुमसे झूठ बोला। तिरुसा को दोस्तों पहले से डीमन पर शक था वैसे, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया है। खैर, अब तिरुसा की बारी आती है तो वो पापा से पूछता है कि जिन 2 बॉक्सेस में जीव जंतु हैं, क्या वो फूड आइटम्स हैं और क्या वो फूड आइटम्स इस कमरे में हैं? इसका हाँ में जवाब आता है। तब तिरुसा को याद आता है कि जब भी पापा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो उसका नाम हट रखते हैं। इसलिए तिरुसा कहता है कि ठीक है, एक बॉक्स में ह्यूमन हट लिखा है। हो, ये सही जवाब होता है। और इस तरह तिरुसा को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं दोस्तों। पापा भी चौंक कर पूछते हैं कि तुमने ये कैसे गैस किया? तिरुसा कहता है कि इस कमरे में गाय भैंस तो है नहीं जिन्हें जीव जंतु कहा जाए, यहाँ सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो जीव जंतु कहलाए जा सकते हैं। और मुझे ये तो पता ही था कि आप अपने हर नए प्रोजेक्ट को हट नाम देते हैं, बस मैंने उसी से गैस कर लिया था कि आपने बॉक्स में ह्यूमन हट लिखा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने पूछा था कि वो एक फूड आइटम है या नहीं, और जवाब आया था कि हाँ वो फूड आइटम है। फिर भी तुमने ह्यूमन हट क्यों कहा? ह्यूमन हट को कोई खाता तो है नहीं। तिरुसा कहता है कि मुझे पता था आपने मुझे गुमराह करने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन जब इंसान मरता है तो उसे दफनाया जाता है, तो जमीन के अंदर उसके शरीर को ही नहीं उसके हट को भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो हुआ ना वो एक फूड आइटम। पापा कहते हैं कि वाह बेटा, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। एंड तिरुसा चिढ़कर कहता है कि जब मुझे पता चला कि आपने मौत का ढोंग रचकर मुझे धोखा दिया है, तब से आप मेरे लिए मर चुके हो पापा। मुझे ये आपकी शाबाशी की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको कैसे हराता हूँ। दूसरी ओर दोस्तों बेन और जॉन का गेम चलता है, जहाँ दोनों ही जानबूझकर बहुत धीरे धीरे पानी डाल रहे होते हैं ताकि जार भर न जाए। और यहाँ पर अब पापा की बारी है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे 2 बॉक्सेस में जीव जंतु हैं, तो क्या वो जानवर हैं? इसका नाम में जवाब आता है। अच्छा, तो क्या उन बॉक्सेस में इंसानों का नाम है? इसका हाँ में जवाब आता है। पापा दोस्तों लगभग गैस कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो अगला सवाल पूछते हैं, क्या वो दोनों इंसान फिलहाल जिंदा नहीं है क्या? इसका भी हाँ में जवाब आता है। और अब पापा बताते हैं कि एक बॉक्स में किम नाम लिखा है, जो कि तिरुसा की माँ का नाम था। दोस्तों तिरुसा पूछता है कि यह आपने कैसे गैस किया? हाँ बेटा, मुझे पता था तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, और अगर तुम्हें किसी को जिंदा करने का मौका मिलता तो तुम जरूर अपनी माँ को ही चुनते, इसलिए मुझे यकीन था कि तुमने अपनी माँ का ही नाम लिखा होगा। दोस्तों यहाँ तिरुसा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पापा को 2 पॉइंट्स मिल गए। अब पापा उसके पास आकर कहते हैं कि क्या तुम जानते हो बेटा, मैं निक के साथ क्यों जुड़ा? कई साल पहले तुम्हारे बर्थडे के लिए जब तुम्हारी माँ कुछ गिफ्ट्स और केक खरीदने गई थी, तो जापान में उस वक्त कई टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। उनमें से कुछ लोग एक बैंक को लूटकर कार में तेजी से बच निकल रहे थे, और तब उनकी कार तुम्हारी माँ से टकराई और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ की जान चली गई। पर पता है सरकार ने इस खबर को राज ही रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर दुनिया को पता चल गया कि जापान में ऐसा आतंक फैला हुआ है तो जापान का अपमान होगा। पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ की जान इस तरह चली गई और सरकार ने उसे छुपाने की इतनी कोशिश की। मैं तुमसे हंसकर बात तो जरूर करता था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा खून खौलता था कि क्या इस दुनिया से आतंक को हटाया नहीं जा सकता? क्या एक नई और खुशहाल दुनिया बसाई नहीं जा सकती?
और जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था तब निक मेरे पास उन 100 मैजिकल चाबियों के विषय में बात करने के लिए आया। उसे पता था कि तुम्हारी माँ की ऐसी मौत के बाद मुझे कितना दुख हुआ, कितना दर्द हुआ। एंड उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि 100 मैजिकल चाबियों को पाकर मैं इस दुनिया को वाकई में बदल सकूंगा। मैंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया और पता लगाया कि वो चाबियां जिनके भी पास हैं, अगर वो सब एक हो जाएं तो वो दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन अपनी चाबियों को कोई खोना नहीं चाहता। सबके सब खुदगर्ज और लालची निकले। दुनिया सुधरे या ना सुधरे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तब मैंने ये फैसला किया कि ऐसे गेम्स खेलकर मैं उन चाबियों को हासिल कर सकता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर मेरा पार्टनर मियान माची धोखे से मेरी कंपनी को अपने नाम कर लेना चाहता था। और यही नहीं, मुझ पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया। मुझे पता था कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए मैंने और निक ने मिलकर वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला नाटक रचा, ताकि दुनिया को और खासकर तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं मर चुका हूँ। मैं उन 100 चाबियों के ओनर्स के पीछे लग गया। उसके बाद इस दुनिया को पूरी तरह मिटाकर मैं एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे रास्ते में जो सरकारी अफसर्स और मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अड़चन बने, मैंने उन सबको एक एक करके खत्म कर दिया। और अब मेरे आदमी दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और जल्दी वो हर जगह पर मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और वहाँ के लोगों का सफाया भी। तब जाकर मैं अपनी मैजिकल चाबियों से एक नई दुनिया बसा पाऊंगा। इतना बड़ा भाषण सुनने के बाद तिरुसा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि पापा आप सच में पागल हो गए हो। आपने कहा था कि लालच इंसान की नियत खराब कर देता है, पर देखिए अब आप खुद इस खतरनाक चक्र में फंस चुके हैं। दुनिया को मिटाकर इंसानों का खात्मा करके आप नई दुनिया कैसे बसा सकते हैं? पर मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात समझ पाएंगे, क्योंकि लालच ने आपको बिल्कुल अंधा और बहरा कर दिया। खैर, अगर आप यहाँ के बाकी प्लेयर्स को फांसी पर चढ़ाने की सोच रहे हैं तो उनमें पहला नंबर मेरा होगा, ये भी याद रखना। पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं 2 पॉइंट्स जीत चुका हूँ और वादे के मुताबिक तुम अपनी माँ का स्टड और मेरा वॉच मुझे दे दो। तिरुसा भी दोस्तों दोनों उतार कर पापा को दे देता है। अब तिरुसा अपना अगला सवाल पूछता है कि आपके बॉक्स में एक जीव जंतु है, ऐसा आपने कहा था, तो क्या वो भी एक फूड आइटम है? इसका हाँ में जवाब आता है दोस्तों। अच्छा, तो क्या उसकी कीमत 1000 येन से ज्यादा है? इसका भी हाँ में जवाब आता है। अब तिरुसा पूछता है कि अगर उस चीज को मैं बेचूं तो क्या वो 10,000 में बिकेगा? इसका भी हाँ में जवाब आता है। दोस्तों अब तिरुसा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या चीज है जिसकी कीमत सिर्फ 1000 येन है लेकिन 10,000 में भी बेची जा सकती है। एंड वो अपनी अगली मूर्ति यूज करके मिशा से मदद मांगता है। वो पूछता है कि क्या तुमने अपने ओरुचि ऐप से पता लगाया कि उस बॉक्स में क्या लिखा है? मिशा कहती है हाँ मैंने कोशिश तो बहुत की पर कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस टॉफी को देखो, इसे बनाने में मुझे सिर्फ 10 येन लगे, लेकिन अगर मैं इसे बेचूं तो 30 येन में भी बेच सकती हूँ। सॉरी यार, मेरे दिमाग का लेवल बस इतना ही था। तिरुसा कहता है तुम तो 30 मार खा निकली यार, मेरे सवाल का इतना सिंपल और सही जवाब दिया तुमने, वाह थैंक यू। और फिर तिरुसा गेम में वापस आ जाता है। तब उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसकी माँ उसके लिए घर पर चॉकलेट बनाया करती थी। उसे बनाने में माँ को बहुत कम पैसे लगते थे, लेकिन अगर उसे एक बड़ा ब्रांड बेचे तो वो हजारों में बेचा जा सकता था। इसीलिए माँ ने पापा से कहा था कि आप मेरे चॉकलेट्स को अपनी कंपनी में क्यों नहीं प्रमोट करते। असल में माँ अपने चॉकलेट्स को चॉकमैक के नाम से एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहती थी। ये सारी बातें सोचकर तिरुसा कह देता है कि लास्ट बॉक्स में आपने चोकोमैक लिखा है। ओहो, ये जवाब दोस्तों गलत है। पापा कहते हैं कि बेटा तुम जल्दबाजी में बेवकूफी कर बैठे। तुम्हारे सवाल का जवाब आया था कि उस बॉक्स में एक जीव जंतु का नाम है। चोकोमैक किसी जीव जंतु का नाम नहीं होता। खैर अब मेरी बारी। तो तुमने उस बॉक्स में जरूर अपने स्वर्गवासी दादाजी का नाम लिखा होगा, पर दोस्तों ये जवाब गलत आता है। और अब तिरुसा कहता है कि पप्पा जी मैं भी आपसे कुछ कम नहीं हूँ, मैंने उसमें जो नाम लिखा है वो आप सोच भी नहीं सकते। वेल तो दोस्तों दूसरी ओर दिखाते हैं बैन और जॉन जार में पानी भर 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 रहे हैं धीरे धीरे। पर अचानक यार बैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो खड़ा भी नहीं रह पाता। फिर भी वो सब्र करके धीरे धीरे पानी डाल रहा होता है, लेकिन जॉन इरिटेट होकर जल्दबाजी में उसमें बहुत सारा पानी भर देता है, जिससे जार ओवरफ्लो हो जाता है और इस तरह इस गेम में बैन जीत जाता है। लेकिन गेम के खत्म होने से पूरा आइलैंड जो इबा के कंट्रोल में था वो अब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और अब गोडाउन के मास्टर कंप्यूटर को टावर का सिग्नल मिलने लगेगा। लेकिन बैन ठान लेता है कि मैं तिरुसा की मदद करूंगा और चाल से कहता है वो चलो हम दोनों एक और गेम खेलते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में वो बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ तिरुसा और उसके पापा के पास एक लास्ट चांस है थर्ड बॉक्स को गैस करने का। तिरुसा बहुत सोचकर भी पापा के थर्ड बॉक्स को गैस नहीं कर पाता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो अपनी आखिरी मूर्ति को भी यूज करके अपने फ्रेंड्स की मदद लेता है
पर वो तिरुसा को थैंक करते हैं कि तुम हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो भाई। माइकल कहता है कि स्कूल में मैं तुम्हारे टैलेंट और इंटेलिजेंस को देखकर बहुत जलता था तुमसे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता था, मैं तो हमेशा तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता रहता था। यूकी भी कहती है कि यार बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं एक ऑर्फनेज में पली थी, हमेशा 4 दीवारी में बंद रहती थी। जब बड़ी हुई तब भी मुझे जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पर जब से ये मैजिकल चाबी मुझे मिली तब से मैं जैसे आसमान में उड़ने लगी थी। हाँ, मैं घमंडी हो गई थी और इसलिए मैं तुम्हें हराने की कोशिश करके खुद को तुमसे बेहतर साबित करना चाहती थी, पर तुमने कहा कि ट्रिक्स पर विश्वास करने के बजाय अगर तुम खुद पर विश्वास करती तो ये गेम जीत जाती, और तुम्हारी उस एक बात ने मेरे सारे घमंड का ताज उतार दिया और मैं अब एक अच्छी इंसान बनने लगी। इसलिए अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और प्यारे फ्रेंड सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम हार भी गए ना तो इतने अच्छे फ्रेंड्स के साथ मिलकर मरने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर तुम जीत गए तो हम सब यहाँ से जिंदा निकलेंगे। थॉमस भी कहता है कि देखो तुम जो फैसला लोगे हमें मंजूर होगा, तुम बस कॉन्फिडेंट होकर अपना गेम खेलो, हारो या जीतो हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर तिरुसा की आंखें भर आती हैं और वो गेम में वापस लौटता है। वो इस गेम की शुरुआत से लेकर अब तक कई सारी बातों को एक एक करके सोचने लगता है। दूसरी ओर जॉन की वजह से दोस्तों गेम जल्दी खत्म हो गया था और बैन और उसकी वाइफ आइलैंड से बचने की कोशिश करते हैं। बैन कहता है कि निक का बॉस यहाँ जरूर किसी बोट में आया होगा और वो बोट यहीं कहीं होगी, और तभी कुछ बोट्स इनकी ओर आने लगते हैं तो बहन को लगता है कि शायद इन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई आया। वहाँ तिरुसा बहुत ही सोचकर कहता है कि 3rd बॉक्स में थियोप्रोव लिखा है, जो पापा को लगाए गए इंजेक्शन का नाम था। टीमन कहता है ये जवाब सही है, और अब पापा चौंक जाते हैं कि तुमने ये कैसे गैस किया। तिरुसा बताता है कि वो इंजेक्शन आपके शरीर के लिए एक फूड की तरह है जो डायरेक्टली आपके खून में मिल जाता है, उसकी वजह से आपका दिमाग और तेज हो जाता है, यानी वो आपके दिमाग में एक नई चांद डाल देता है, यानी वो भी एक जीव की तरह माना जाएगा। ये सुनकर दोस्तों पापा अपने बेटे पर दंग रह जाते हैं, लेकिन कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब देखो मैं तुम्हारे 3rd बॉक्स को कैसे गैस करता हूँ। तुमने उसमें अपनी स्वर्गवासी दादी का नाम रेकी लिखा है क्योंकि बचपन से तुम्हें अपनी दादी से बहुत ही प्यार था, लेकिन डीमन कहता है ये गलत जवाब। और इस तरह दोस्तों तिरुसा ये गेम जीतकर इनकी 50 मैजिकल चाबियां जीतने में सफल रहा। दूसरी ओर समुद्र तट पर दोनों बोट्स आकर रुक जाती हैं। असल में तिरुसा ने अंकल रियान को जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके आधार पर वो और मार्क यहाँ इन सबको रेस्क्यू करने आए होते हैं। बैन बताता है कि इस खतरनाक गेम को तिरुसा के पापा चला रहे हैं। ये सुनकर रियान भी चौंक जाता है कि वो तो कई साल पहले मर चुका था। तो बैन भी उनको पूरी कहानी सुनाता है कि तिरुसा के पापा ने किस तरह मरने का ड्रामा किया और अब ये खतरनाक गेम खेलकर दुनिया भर में विध्वंस मचाने का प्लान बनाया है। रियान अपने आदमियों को लेकर तुरंत गोडाउन की ओर निकल जाता है और यहाँ डीमन तिरुसा से कहता है कि तुम ये गेम जीत गए और 50 मैजिकल चाबियां तुम्हारी हो गई, जल्द ही अगले गेम में तुमसे मुलाकात होगी। पर तिरुसा कहता है कि सुनो, आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा और जल्द ही इन विध्वंसकारी मैजिकल चाबियों को नष्ट कर दूंगा। पर डीमन कहता है कि बेटा ये कैसी बचकानी बात कर रहे हो, ये कोई तुम्हारे घर की चाबियां नहीं है, मैजिकल चाबियां हैं, इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। और वैसे भी ये चाबियां जब किसी के हाथ लग जाती हैं तो उसके अंदर ऐसा लालच आ जाता है कि वो बाकी चाबियां पाने की और कोशिश करता है। देख लेना तुम भी करोगे और तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। तिरुसा कहता है कि मैं इन्हें मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा। डीमन बिना कुछ कहे दोस्तों गायब हो जाता है और अब पापा तिरुसा को अपनी 50 चाबियां दे देते हैं और शर्त के मुताबिक वो अपनी दुनिया भर के मिलिट्री ऑपरेशंस को भी रोक देते हैं। पापा तो अपनी हार को बहुत ही कैजुअली लेते हैं, लेकिन निक को ये नहीं पचता क्योंकि वो कई सालों से इस दुनिया को मिटाकर नई दुनिया बसाने के सपने देख रहा था और उसी के लिए काम भी कर रहा था। तो वो पापा पर गन तानकर कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इन 50 चाबियों में मेरी कई सालों की मेहनत बसी हुई है और तुम बड़ी आसानी से इसे अपने बेटे को दे दोगे, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये कहकर दोस्तों वो शूट कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर तिरुसा बीच में आकर खुद पर गोली खा लेता है और दूसरी गोली चलती है तो पापा बीच में आकर तिरुसा को बचा लेते हैं और गोली उन्हें लग जाती है, लेकिन गोली पीठ पर ठीक हार्ट के पिछले हिस्से में लगी तो बहुत खून बहता है। तिरुसा को कंधे पर गोली लगी होती है तो उसकी जान को खतरा नहीं होता और तब निक ठाका मार कर हंसता है क्योंकि उसने इस जगह पर कई बॉम्ब्स लगा रखे थे जिन्हें ब्लास्ट करवाने के लिए वो टाइमर ऑन कर देता है और फिर यहाँ से भाग भी जाता है। बॉम्ब्स दोस्तों एक एक करके फटने लगते हैं तो तिरुसा चाबियों वाला बॉक्स माइकल को देकर कहता है सुनो, तुम लोग जल्दी से इसको लेकर यहाँ से भाग जाओ। फिर वो अपने पापा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पापा कहते हैं बेटा उस 3rd बॉक्स का जवाब मुझे पता था, उसमें तुमने मेरा नाम लिखा था ना। तिरुसा कहता है कि हाँ, लेकिन जिस पापा को मैं जानता था वो आप नहीं है, आप किसी दूसरे इंसान में तब्दील हो गए हैं। इस दुनिया में इंसान गलतियां करते हैं, आतंक फैलाते हैं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसानों को ही मिटाकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश की जाए। आतंक से आतंक को कभी खत्म नहीं किया जा सकता पापा, और मुझे विश्वास है कि अगर सारे इंसान अच्छाई में विश्वास करेंगे तो इस दुनिया में एक न एक दिन शांति जरूर आएगी। ये सुनकर पापा बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कई गुना ज्यादा समझदार और अच्छा इंसान निकला। वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी तरह कुछ और प्लेयर्स थे जिन्होंने गेम जीता और वो अपनी जीती हुई चाबियां लेकर यहाँ से बच निकले। तुम उनका पता लगाओ और सारी चाबियां लेकर कंबोडिया जाओ। वहाँ पता चलेगा कि इन चाबियों को कैसे मिटाया जा सकता है। मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए तुम अपनी माँ का ये स्टड और मेरा वॉच वापस ले लो और यहाँ से बच निकलो। ये कहकर दोस्तों वो तिरुसा को दरवाजे से बाहर धकेल देता है और खुद अंदर बैठ जाता है, और तब वो बिल्डिंग टूटकर गिरने भी लगती है। तभी पापा तिरुसा के पॉकेट से गिरे हुए एक चॉकलेट को देखते हैं। उसमें नाम होता है चॉकमैक। असल में तिरुसा की माँ अपने चॉकलेट्स को इसी ब्रांड के नाम से बेचना चाहती थी, और पापा समझ जाते हैं कि तिरुसा ने अपनी माँ का सपना पूरा किया और उसी नाम से वो अपने चॉकलेट्स को सेल कर रहा है। पापा अपनी वाइफ को और उसके टेस्टी चॉकलेट्स को याद करते हुए इस चॉकलेट को उसकी आखिरी निशानी मानकर खा लेते हैं, और फिर वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूट कर गिरता है। उसके नीचे दबकर पापा वहीं पर मर जाते हैं। और दोस्तों बाकी सभी वापस जापान पहुंच जाते हैं। लाख ढूंढने पर भी उन्हें निक का कहीं पता नहीं चलता। माइकल को अपने ओरुची ऐप के लिए अब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था, तो बैन कहता है कि मैं जापानीज चेस में एक्सपर्ट हूँ, तुम बस एक बार अपने ओरुची ऐप को मेरे साथ गेम खेलने के लिए तैयार करो, फिर चाहे मैं जीतूं या वो जीते, हर मीडिया में ओरुची की खूब पब्लिसिटी होगी। इस तरह तुम्हें स्पॉन्सर भी मिलेंगे, सोच लो। और दोस्तों ये आइडिया माइकल और मिशा को बहुत ही अच्छा लगता है और वो मान जाते हैं। तब बैन अपने डिवाइस पर दिखाता है कि तिरुसा उन चाबियों को लेकर कंबोडिया गया है, और अगले सीन में तिरुसा को दिखाते हैं जो कंबोडिया के मैंड्रियन में इन मैजिकल चाबियों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लग जाता है और कुछ फोटोज वहाँ पर क्लिक कर रहा होता है। तब वहाँ प्रकट होता है थॉमस। तिरुसा चौंक जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो भी हंसकर कहता है कि मुझे पता है तुम जहाँ जाते हो वहाँ खतरा तुम्हारे पीछा करता है, इसलिए एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। अब दोनों मिलकर बाकी चाबियों को ढूंढेंगे और अगर गेम्स खेलने पड़े तो साथ मिलकर खेलेंगे। तिरुसा भी हंस देता और कहता है ये गेम अभी खत्म कहाँ हुआ है, इन चाबियों की खोज में और न जाने कितने ट्विस्ट्स आने वाले हैं और न जाने कितने नए दुश्मनों से हमारा सामना होगा। दोस्तों तिरुसा के इसी पंच डायलॉग के साथ अकमा गेम सीरीज के पहले सीजन का होता है दी एंड। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि वो चाबियों को नष्ट तो नहीं करने वाला। बाकी आपकी क्या राय है, और हमें उम्मीद है कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। उसके हिसाब से प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें ऐसी और बेहतरीन सीरीज लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक ऐसी सीरीज जो मॉन्स्टर सीरीज से भी ज्यादा कंपेलिंग, ज्यादा मिस्ट्री थ्रिलर वाली है, जिसका नाम जीरो द ब्रेवेस्ट मनी गेम। अगर आपको एक खतरनाक गेम खेलने पर मजबूर किया जाए जिसमें अगर आप जीत गए तो आप मिलियनर या बिलियनर नहीं बल्कि ट्रिलियनर बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? खैर मुझे नहीं पता कि ट्रिलियनर में कितने जीरोस होते हैं, लेकिन इस सीरीज में आपको जरूर पता चल जाएगा कि ऐसे गेम में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए गहरी सांस लेकर इसका पहला पार्ट देखते हैं।